बंगाल की खाड़ी में बसा भारत का एक शानदार द्वीप समूह अंडमान निकोबार। कुदरत ने इसे खूबसूरती का अनमोल खजाना बख्शा है। आज हम जा रहे हैं इसी खजाने को देखने। हम भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और उनकी पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी के साथ हैं। हरे भरे पहाड़, समंदर के खामोश किनारे, चट्टानों के साथ किलोलें करती लुभाती लहरें और रंग बिरंगे जीवों का अद्भुत संसार। इसी द्वीप समूह पर बना है सेल्यूलर जेल। आज का एक ऐतिहासिक स्मारक, लेकिन अतीत का एक काला अध्याय। जुल्म सितम की क्रूर यातनाओं का सबूत, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान का एक खौफनाक चेहरा। पोर्ट ब्लेयर की ये सेल्यूलर जेल भारत की आजादी के आंदोलन का एक कड़वा अफसाना है। अनगिनत देशभक्त यहां आए, उन्होंने क्रूर यातनाएं सही और शहीद हो गए। यहां आने वाली नस्लों के लिए सेल्यूलर जेल सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि संकल्प जगाने का एक बड़ा केंद्र है। दुनिया भर के लिए 20वीं सदी की पहली सुबह उम्मीद की नई किरणें लेकर आई थी। हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे गोरों ने नई सदी का स्वागत बेहद घिनौने और खतरनाक इरादों से किया। आजादी की जंग लड़ रहे देशभक्तों को सबक सिखाने के लिए चारों तरफ समंदर से घिरे इन टापुओं पर एक जेल बनाने का फैसला किया। 10 बरस तक ये जेल बनती रही। 1906 में काम खत्म हुआ तो करीब 700 काल कोठरियों में आजादी के दीवानों को ठूंस दिया गया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। हर कोठरी डरावनी थी, तंग और अंधेरी, बदबूदार और सीलन भरी। कोई शौचालय नहीं, कोई बिस्तर नहीं। कैदियों के पैरों में लोहे की बेड़ियां, दरवाजों पर ऐसे भारी भरकम ताले जो नजर भी नहीं आते थे। जंजीरों में जकड़े स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिहाई का कोई रास्ता नहीं। न जाने अनगिनत देशभक्तों ने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया और मादरे वतन के लिए शहीद हो गए।
इन देशभक्तों के साथ जो अत्याचार हुए वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। कोल्हू में बैल की जगह हमारे सेनानियों को बांधा जाता। दिन भर उन्हें नारियल का तेल निकालना होता था, चक्की पीसनी होती थी और नारियल की रस्सी बनानी होती थी। वो सारा दिन लकड़ी काटते और पत्थर तोड़ते थे। खून सने हाथों से वो हर शाम कोठरी में निढाल लाश की तरह गिर जाते। कोई आंकड़ा नहीं कितनी फांसियां हुई और कितने लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। लकड़ी के तख्ते से बांधकर कई दिन खड़ा रखना तो मामूली बात थी। कोई नहीं जानता कितने देशभक्त पागल हो गए और कितनों ने खुदकुशी कर ली। एक बार तो 87 लोगों को पेड़ से लटकाकर सामूहिक फांसी दे दी गई। फांसी घर में एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जाती और बाद में लटकी लाशें सारे कैदियों को दिखाई जाती। फांसी घर का ये रूप भले ही अनेक गुमनाम क्रांतिकारियों की गाथा सुनाता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब फांसी के रोज जेल में मातम का नहीं उल्लास का माहौल रहता था। हमारे क्रांतिकारी इस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार करते, जब स्वतंत्रता सेनानियों के कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते तो सारी कोठरियों से गगन तक गूंजने वाली आवाज सुनाई देती, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। सैकड़ों क्रांतिकारियों ने इस काला पानी में अपनी जिंदगी होम कर दी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का नाम इनमें से एक है। बंद कोठरी में वर्षों तक दीवारों पर उन्होंने पत्थर और कोयले से हजारों कविताएं लिखी। उन्हें अलग से एक ऐसी कोठरी में रखा गया था जहां से सीधे फांसी घर दिखता और दिन भर सुनाई देती मौत की चीखें। कई साल ये सिलसिला चला, लेकिन सावरकर चट्टान की तरह अटल रहे। उन्हें 2 जन्मों की कैद मिली थी। वीर सावरकर के सगे भाई गणेश सावरकर भी वतन की आजादी के लिए लड़ते हुए इसी जेल में लाए गए थे। दोनों भाइयों को
एक दूसरे के होने की खबर ही नहीं थी। एक दिन बेड़ियों से जकड़े दोनों भाई आमने सामने थे, तब कहीं जाकर ये भेद खुला। सरदार भगत सिंह के साथी महावीर सिंह ने जेल में अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। जेल के जल्लादों ने जबरन दूध पिलाया। महावीर इसे बर्दाश्त न कर पाए और उन्होंने जान दे दी। उनकी देह को पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया गया। इस काला पानी में जिन महान क्रांतिकारियों ने यातनाएं सही, उनमें बटुकेश्वर दत्त, गणेश सावरकर, सोहन सिंह, बामनराव जोशी, भाई परमानंद, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वारिंद्र कुमार घोष, बाबा पृथ्वी सिंह, वीर राम रखा और पंडित परमानंद। पंडित परमानंद ने तो अंग्रेज जेलर डेविड बैरी को सारे कैदियों के सामने जमकर पीटा था। इतना पीटा कि उसे डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। बैरी अपने को जेल का खुदा कहता था। उसका कसूर यह था कि पंडित परमानंद को उसने गाली दी थी। जुल्म, जोर जबरदस्ती की दास्तानों का अंतहीन सिलसिला है काला पानी। 1979 में इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। हर साल लाखों लोग अंडमान आते हैं और अपने शहीदों को याद करते हैं। पोर्ट ब्लेयर की ये सेल्यूलर जेल का शहीद स्मारक सबकी श्रद्धा का केंद्र है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भी इन्हीं शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने अंडमान निकोबार पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति ने इस राष्ट्रीय स्मारक में हमारे आजादी के आंदोलन की निशानियों को देखने से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेल्यूलर जेल का अतीत पोर्ट ब्लेयर में इतिहास के जानकारों की ज़बानी बलिदान की अनेक गाथाएं सुनाता है। जब लॉर्ड मेयो वाइसरॉय जब अंडमान आए थे तो उन्होंने यहीं पर उनका वो पहला दिन और लास्ट डे बन गया था अंडमान में, क्योंकि जब आए तो रॉस आइलैंड, जो सामने रॉस आइलैंड थे, वो ब्रिटिश का हेडक्वार्टर हुआ करता था। और वहाँ पे वो पहुंचे तो एक शेर अली नाम का पेशावर से आया पठानी कैदी था। उसने सुना कि 21 तोपों की सलामी हो रही है, तो उसको नहीं पता था कि लॉर्ड मेयो इंडिया का वाइसरॉय आया है। तो वो उनको ये पता था कि कोई बड़ा अफसर आया है। तो फिर वो बैठा उसके इंतजार में ही था। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि लॉर्ड मेयो साहब को जहाँ पे उनका कत्ल हुआ वहाँ जाने का कोई उनकी आइटिनरी में कोई प्रोग्राम ही नहीं था उनका। लेकिन वो घूमते फिरते जब वो कहीं उतरने लगे, जब रॉस आइलैंड वापस जाने लगे, तो जब उन्होंने पहाड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि वहाँ से मुझे सनसेट देखना है। तो बिल्कुल आनंद फानंद में बहुत जल्दी में इन्होंने काफी वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया। जब तक वो पहुंचे और वापसी में वो फिर बोट में चढ़ नहीं पाए, तो पहाड़ यहाँ का पोर्ट ब्लेयर का साउथ अंडमान का एक ऊंची चोटी है यहाँ पे, माउंट हैरियट नाम का। तो जब वहाँ से वो लौट रहे थे तो वहाँ पे जैसे बोट पे चढ़ने लगे तो अंधेरा भी काफी हो चुका था। वहाँ पर शेर अली ने
लॉर्ड मेयो को असैसिनेशन किया था, तो फिर उनकी यहाँ से बॉडी ही वापस ली। तो ये सब चीजें ऐसी थी जो जिन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया कि अब इस बारे में गंभीरता से सोची जाए कि यहाँ पर एक जेल होनी चाहिए। ऐसे में जेल का कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हुआ। 1890 में जो जेल कमेटी जो पीजे लायर और लैथब्रिज कमीशन ने विजिट किया था, उनके रिकमेंडेशन से ये 1893 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। और इस शुरू में ये सोचा गया कि करीब 700 के करीब फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्विक्ट्स यहाँ आते हैं, तो एक ऐसी जेल होनी चाहिए जिसमें इतने लोगों को रखने की जगह हो। तो जेल सेल्स कोठरियां बनकर सॉलिटरी कंफाइनमेंट, ये जेल का काम शुरू हुआ। एंड सिंस ओनली सेल्स आर देयर नो डॉर्मेटरीज इनसाइड, so it's called cellular cells. And one cell was meant for solitary confinement for one person. तो इस तरह से इसका नाम आया। अब 12,000 से जो शुरू में जो आए वो तो कोई वापस नहीं लौटे। हाँ, इसका दुखा जो लोग वापस लौटे, जिसमें फजाला खराबादी का खास तौर पर बताना चाहूंगी। जो ये वो थे जो बहादुर शाह जफर के बड़े करीबी दोस्त थे और गालिब साहब के भी बड़े करीबी दोस्त थे। गालिब साहब ने अपनी नज़मों में भी इनका जिक्र किया है और अपनी गज़लों में, अपनी बातें में काफी इनका जिक्र भी किया। और ये वो थे जिन्होंने आजाद होने वाली दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। ग्रेट स्कॉलर ऑफ दैट टाइम। जेल की कोठरियां आज भी वैसी ही हैं और यातना की मूक गवाह हैं। सबसे खास है ये कोठरी। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अनेक बरस इस काल कोठरी में बिताए। इसी कोठरी की दीवारों पर उन्होंने सैकड़ों कविताएं रची। दुनिया के किसी देश में देशभक्ति की ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। He used to eat in this. Yes. He was here for 10 years. 9 years and 10. And was he ever taken out and taken? He was sometimes he was taken out for oil mill, oil grinding and other things, for other work. My God. Actually, it was a massacre of the locals. I think 10,000 of them were massacred by them. Because this guy came and told them that there is a attack. And those guys had no tactics there. Why did he do that? He justified his Why did he justify? How? I informed because there are a lot of my friends are there. Whatever he said, then he was pardoned and he was sent home with a gift. So, but that is part of our history. All along you can see history has been betrayal as a part of our history. That's how the foreigners came and ruled. Otherwise, the great empire wouldn't have fallen. और यहाँ के जो सेटलमेंट है मैम, जो फ्री सेटलर्स जो इनको सेल्फ सपोर्टर कहते हैं, आई एम ऑल्सो वन फ्रॉम दैट फैमिली। जेल में क्रूर अत्याचारों के सबूत आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। शाम तक का एक साथ तो वो ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं होता था। तो ऐसे में उनको जो लोग मना करते थे उनको कहते थे कंफर्ट टू रहे, तो अगर नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती करवाएंगे। और ये भी है भाई, यहाँ से जो इनका जो तेल निकालते थे इसको एक्सपोर्ट इसको कमाई करके खाते थे। और अगर काम पूरा नहीं कर पाते थे तो फिर उनको काफी पनिशमेंट होती थी। फ्लॉगिंग स्टैंड पे उनको काफी मारा जाता था, 21 देते लगती थी। और फिर उस तरह के 3 हफ्ते तक के 3 बार फेटर्स, क्रॉस बार, सारे जो इंडियंस ही होते थे और उस समय तो हर भारतीय
अपने आंसू नहीं रोक पाता जब 1 घंटे तक ध्वनि और प्रकाश की मदद से इतिहास के पन्नों के जरिए जेल की कहानी सुनाई जाती है। सच कहते हो, आज भी उसे याद करके मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा पुराना साथी, वो पुराना पीपल का पेड़ जो जेलखाना बनने के उस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल को साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनको ख्याल था मुझे भी बाकी पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन जाने कैसे मैं उन आरों और कुल्हाड़ियों से बच निकला। तब तो तुमने इस जेल में आने वाले कैदियों को पहले दिन से देखा होगा। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक गवाह हूं उस सब का जो इस जेल के भीतर हुआ। जेल के फाटक के भीतर आते ही हर कैदी मेरी ही डालियों के नीचे से गुजरता। कैसे शानदार लोग थे, मस्ती से झूमते, गीत गाते, जेल में कदम रखते, मानो जेल में नहीं मंदिर में जा रहे हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सोम सिंह भटनागर, मोतीलाल वर्मा, पंडित परमानंद जी, बटुकेश्वर दत्त, सत्येंद्रनाथ सान्याल, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ लपलपा रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेल्यूलर जेल का जेलर डेविड बैरी। कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हो या काम कर रहे हो। सजा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सजा से भी ज्यादा काम और काम का कोटा कैदियों पर भारी पड़ता, खास तौर पर जब कैदियों को तेल के कोलू में जोत दिया जाता। पहली मंजिल की 4 कोठरियां फांसी पाने वाले कैदियों के लिए अलग कर दी गई थी और यहीं से मौत की सजा पाने वाले कैदी अपना आखिरी सफर शुरू करते हैं। मौत की तरफ ये एक बिल्कुल अकेला रास्ता था जिस पर ना कोई मददगार था, ना कोई सहारा। कोठरी से फांसी घर के बीच आखिरी कर्मकांड संपन्न होते कैदियों को नहलाया जाता, धर्म ग्रंथों का पाठ होता और फिर फांसी के तख्ते की तरफ ले जाने वाली चंद सीढ़ियां रह जाती।
और यूं जिंदगी का ढर्रा बदस्तूर जारी रहता। जेल के भीतर बने संग्रहालय में अतीत के दस्तावेज आने वाली नस्लों के लिए वतन पर कुर्बान होने की प्रेरणा देते रहेंगे।